Welcome to Quality Coaching Academy. और फिजिक्स की डिस्कशन 123 से स्टार्ट है। फिजिक्स डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 123 को देखें। 123 है कि अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रेशो है जनाब, आपसे एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो चाहिए। किस चीज के बराबर है? किस चीज के बराबर है? एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो आपको पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट और मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ओमेगा एक्स नॉट। एक्स नॉट कैंसिल, एक ओमेगा के साथ कैंसिल, सो द रेशो इज इक्वल टू ओमेगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 124। द SI यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज आइडेंटिकल टू, आप जानते हैं F इज इक्वल टू के एक्स, जानते हो ना? तो ये K इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। K को बोलते हैं क्या? फोर्स कांस्टेंट। और K बनता है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इट मीन कि इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। अब गिवन ऑप्शन में सिर्फ सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, बाकी फोर्स का यूनिट सिर्फ न्यूटन है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लाउडनेस का बेल है। लाउडनेस का यूनिट क्या है? What is the unit of loudness? Bell and decibel. Bell and decibel. तो न्यूटन पर मीटर सिर्फ और सिर्फ किसका यूनिट है? सरफेस टेंशन का। इसीलिए आप कह सकते हो कि the unit of force constant is similar to surface tension and the correct option is option B. 125 dear students. What displacement from the mean position the instantaneous velocity become 1/2 times of its maximum value? 125 में इधर सॉल्व कर रहा हूं। आपसे कह रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट आप बता दें जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो। आप जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज इक्वल टू हाफ गिवन है कंडीशन में, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा एक्स नॉट। तो अब इसको सॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, ओमेगा और ओमेगा कैंसल, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, दोनों अतराफ का स्क्वायर ले लीजिए। तो स्क्वायर रूट कैंसल, हमें मिल जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 1/4, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स नॉट स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर उस तरफ ले जाइएगा, इसको इस तरफ ले आइएगा, तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस ये तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -1/4 एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, एक ही तो बात है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 4 डिवाइड बाय 1 तो 4, इट इज 4 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, रूट लेने से डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाता है 3 का रूट अंडर रूट 3, 4 का रूट 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साथ में क्या होगा? अंडर रूट 3/2 एक्स नॉट इज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 126। 126 है कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उसका टाइम पीरियड t है, एम्पलीट्यूड a है, the time at which its displacement is 0 while starting from mean। क्वेश्चन अच्छा है, लफ्जों में उलझाया गया। फर्ज करो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, फर्ज करें ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, और फर्ज करें ये मीन है। कहा गया है कि ऑसिलेटर मीन से रवाना हो गया, तो बताओ कितना टाइम लगेगा जब इसका डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? 0। यहां से ऑसिलेटर स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑसिलेटर मीन से स्टार्ट कर रहा है, बताया गया है। अब बताएं कि वो टाइम क्या होगा जब इसका डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 हो जाए। 0 डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट पर होता है? मीन पर। इसका मतलब है कि जब ये यहां से रवाना हो गया तो जाएगा और पलट कर वापस इधर आएगा। ये इसका कौन सा मुकाम था? इनिशियल। ये इसका कौन सा मुकाम है? इनिशियल। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने कहा कि मीन से स्टार्ट लिया है। फाइनल ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइनली इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो इट मीन कि ये दोबारा मीन पर आया। तो आप खुद देखें, यहां से इधर जाकर इधर आना, मैं डॉट से ड्रा कर रहा हूं, अगर ये इधर आएगा और पलट कर इधर आएगा तो 1 वाइब्रेशन पूरा होगा।
अगर ये हिस्सा भी शामिल होता तो फिर टाइम टी होता, लेकिन अब इसमें आधा हिस्सा शामिल है और आधा हिस्सा शामिल, तो टाइम टी नहीं बल्कि टाइम पीरियड का हाफ होगा। समझ गए हो ना? जब ऑसिलेटर मीन से स्टार्ट करेगा और जीरो डिस्प्लेसमेंट पर आएगा तो कितने टाइम के बाद आएगा? ये आएगा जनाब कितने, हाफ ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये करूं कि ऑसिलेटर स्टार्ट्स, मैं ऐसा कहूं स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, देन द टाइम, वो टाइम क्या होगा जिसमें इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब बताओ क्या होगा? अब आप कहोगे सर अब इनिशियल ये है, यहां है, और जीरो डिस्प्लेसमेंट मीन के फाइनल ये हो गया, तो आप देखो वाइब्रेशन का 1/4 हिस्सा है, तो टाइम पीरियड का भी 1/4 होगा। तो यहां से यहां तक फिर टाइम कितना होना चाहिए था? T/4, लेकिन मैंने स्टार्टिंग मीन लिया और डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो मीन से पलट कर मीन पर आना हाफ ऑफ वाइब्रेशन, और हाफ वाइब्रेशन का टाइम कितना होता है? T/2। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 127 फॉर यू पीपल। 127, SHM द एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। गौर फरमाइएगा, इसमें 1/2 क्या है? कांस्टेंट। के क्या है? तो इट मीन ये पूरा फैक्टर क्या है? जब ये पूरा फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, तो SHM की टोटल एनर्जी किस चीज का फंक्शन है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। किस चीज का? सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 128 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉडी है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। अगर उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 64 हो, अगर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 16 हो, तो बताओ कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका रेफरेंस है। गौर फरमाइएगा, A0/V0 किसके बराबर आता है? समझो भाई, A0 बाई V0 इज इक्वल टू, तो मैं इस रेफरेंस को यूज करके ओमेगा मालूम कर लेता हूं। देखिएगा, तो मैं कहूंगा इज वी नो दैट ओमेगा इज A0/V0 एंड विच इज 64/16। ओमेगा कितना आया? 4। फिर मैं कहूंगा कि हम जानते हैं V0 इज ओमेगा x नॉट, तो x नॉट मालूम करने के लिए ओमेगा इस तरफ ले आइए, तो x नॉट इज इक्वल टू V0 बाई ओमेगा। V0 16 है और ओमेगा 4 है, इट मीन के द एम्पलीट्यूड विल बी 4 सेंटीमीटर। समझ आ गई है? और ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर होगा 4 सेंटीमीटर, मीन ऑप्शन सी। माय डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129। 129 सिंपल हार्मोनिक मोशन है। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन क्या? स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन लॉन्ग y एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग x एक्सिस। अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैं आपको ग्राफ दे दूं, ये हमारे पास इस तरफ y एक्सिस पर एक्सेलरेशन है और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पर कोई भी ग्राफ हमें मिला है, कोई भी ग्राफ, तो बताए कि इस ग्राफ का स्लोप किस चीज के बराबर होगा? शाबाश, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक ग्राफ मैंने आपको दिया, y एक्सिस पर एक्सेलरेशन है, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, तो इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये SHM का है, लेकिन ये SHM का कम है, और इसमें स्लोप का आइडेंटिटी है, और स्लोप आप कहां पढ़ते हो? चैप्टर नंबर 3 में। तो ऑसिलेशन और चैप्टर 3 का कंबाइन मिक्स्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। आप कहें सर हमने पढ़ा है चैप्टर 3 में ग्राफ ऑफ मोशन में कि स्लोप हमेशा होता है क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस, याद आया? और डिवाइड बाय क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। बस अब इसका रेशो ले लो, आपको पता चल जाएगा। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ y एक्सिस पर इन्होंने क्या दिया है? एक्सेलरेशन, और x एक्सिस पर क्या दिया है? लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x, होता है या नहीं? आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन का फार्मूला नहीं पढ़ा? ये माइनस तो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा स्क्वायर x डिवाइड बाय x कैंसल, सो द स्लोप इज इक्वल टू ओमेगा, द स्लोप इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, ये कौन सा था? 129। 129 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130।
हाँ, तो इसलिए तो दोनों रिलेटेड है, इसलिए तो दोनों रिलेटेड हैं कि टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है। अगर मैं एक पेंडुलम को, ये पेंडुलम है, यही पेंडुलम दोबारा है और यही पेंडुलम तीसरी बार है, और मैं इसको यहां तक खींच कर रिलीज करूं तो इसमें मैंने एम्पलीट्यूड कम दिया, तो इस पेंडुलम के ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी भी कम होगी। मैं उसी पेंडुलम को पकड़कर यहां तक खींच कर रिलीज करूं तो अब मैंने एम्पलीट्यूड ज्यादा दिया तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, और मैं इसी पेंडुलम को और भी ज्यादा एम्पलीट्यूड पर ले जाकर रिलीज करूं तो अब इसमें टोटल एनर्जी भी ज्यादा होगी। समझ गए हो? दोनों कांस्टेंट है, लेकिन दोनों कांस्टेंट बैक वक्त कांस्टेंट होते हैं और बैक वक्त चेंज होते हैं। अगर एम्पलीट्यूड कम ज्यादा करोगे तो टोटल एनर्जी का कम ज्यादा होना लाजमी है। समझ गए हो? ये अलग बात कि दोनों कांस्टेंट है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सर कांस्टेंट का रिलेशन नहीं होता तो वो एक इक्वेशन में नहीं होता, F इज इक्वल टू ma। अगर आप इनका रिलेशन ले रहे हो तो ये कांस्टेंट है, इस वक्त इसका रिलेशन यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप फर्ज करो F इज इक्वल टू kx, इनका रिलेशन ले रहे हो तो इसको यूज नहीं करोगे, मुमकिन नहीं है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा में 3 रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो ये डायरेक्ट, वेवलेंथ कांस्टेंट तो ये डायरेक्ट, और स्पीड कांस्टेंट तो ये इनवर्स। समझ गए हो? तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, कभी कुछ भी हो सकता है। जो एक जगह पे कांस्टेंट होता है दूसरी जगह पे वो वेरिएबल बन सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। हमारा क्वेश्चन है 130, और 130 क्या कहता है? फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी बिकम 3/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मुझे बताएं कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या है जिसमें इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। हमें वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए जिस डिस्प्लेसमेंट पर इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के 3/4 हो। डियर स्टूडेंट, आप बताएं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हो? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 3/4 तो क्वेश्चन का कंडीशन है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ के और एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स नॉट स्क्वायर। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और 3/4। अब वैल्यूज कैलकुलेशन होती है तो करें, हाफ के और हाफ के कैंसल। यहां पर हमारे पास ये 4 इधर डिवाइड है, जब इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x नॉट स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x नॉट स्क्वायर। अब x स्क्वायर उस तरफ ले जाए, x नॉट स्क्वायर इस तरफ, तो 4x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 4x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट स्क्वायर 1x नॉट स्क्वायर, तो x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, या x स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड। तो x इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x नॉट और 4 का रूट क्या आएगा? इट मीन के x नॉट डिवाइड बाय 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी सही है। 131 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 131 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल। कौन सा टॉपिक से उठाया है? शाबाश, टॉपिक का नाम याद है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रेफरेंस सर्कल। इस टॉपिक से उठाया है, और आपने प्रूफ किया था कि जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो दरअसल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन होता है उसका मोशन कौन सा होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन ये है कि फर्ज करो ये बॉडी जो है वो कौन सा मोशन कर रही है? सर्कुलर। तो बताओ कि डायमीटर पर जो साया है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन या साया डायमीटर पर मूव करेगा, प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इनडायरेक्ट पूछा गया। आप जानते हैं कि प्रोजेक्शन का मोशन कौन सा है? SHM। जब बॉडी सर्कल में है, सर्कुलर ट्रैक पे है, तो प्रोजेक्शन वाइब्रेटरी ट्रैक पे होगा, और वाइब्रेटरी ट्रैक को हम SHM कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स में SHM के अलावा कोई वाइब्रेटरी मोशन शामिल नहीं है, और SHM का एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ आ गई है? लिहाजा प्रोजेक्शन का, अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छा बना लूं, ज्यादा अच्छा बना लूं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, और मैं कहूं दैट अ बॉडी इन सर्कुलर ट्रैक व्हाट आर द एक्सेलरेशंस ऑफ प्रोजेक्शन एंड बॉडी, मैं एक के बजाय दो मांगू, और ऑप्शन ए दूं v स्क्वायर ओवर r और ओमेगा स्क्वायर x, और ऑप्शन बी दूं ओमेगा स्क्वायर x और ओमेगा स्क्वायर x, और ऑप्शन सी दूं ओमेगा स्क्वायर x और v स्क्वायर ओवर r, और ऑप्शन डी दूं लेट मी कंसीडर 0 एंड 0। फिर आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अगर पहले इन्होंने प्रोजेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया हो और दूसरे नंबर पर बॉडी, तो प्रोजेक्शन SHM करती है तो ओमेगा स्क्वायर x,
और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो v स्क्वायर ओवर, कुछ समझ आ गई है। लिहाजा अगर पहले प्रोजेक्शन हो और फिर बॉडी हो तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और अगर पहले बॉडी हो फिर प्रोजेक्शन हो तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। समझ गए हो। और ये दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि बॉडी सर्कुलर एक्सेलरेशन रखेगी और बॉडी प्रोजेक्शन SHM रखेगा। आप समझ गए हैं, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक था, 131 में कौन सा ऑप्शन ठीक था, सी। मैं लिख रहा हूं इसके लिए सी। 132 डियर स्टूडेंट्स, और 132 क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी बिकम ट्वाइस द एनर्जी फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसी तरह क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया, वो डिस्टेंस बताओ जिसमें इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हाफ हो। कितना हो, 1/2 हो। बताए शाबाश, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ होगा। हाफ लिखा है ना, नहीं नहीं ये गलत है ये हाफ है भाई, ट्वाइस नहीं है, आप इसको गलत कर दें। लेट मी बताता हूं, खैर मैं थोड़ा लिख लू ना, नॉट पॉसिबल है तो फिर ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा। एट व्हाट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी बिकम ट्वाइस द टोटल एनर्जी, तो अच्छा है नॉट पॉसिबल अगर ना होता तो क्वेश्चन गलत था। अगर पॉसिबल होना है तो फिर इसको ट्वाइस ना करो, फिर इसको क्या करो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो हो सकती है मैक्सिमम के, उससे ज्यादा, मैक्सिमम से ज्यादा हो सकती है, तो ट्वाइस मीन नॉट पॉसिबल। अच्छा है ऑप्शन में नॉट पॉसिबल है तो दैट्स गुड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, नॉट पॉसिबल। अच्छा कुछ स्टूडेंट पता है क्या कहेंगे, वो धोखा खाएंगे और वो इधर डबल ले लेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, आखिर में स्टक हो जाएंगे, क्योंकि जब स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है तो इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल है। अगर एक आंसर आएगा तो ऐसा आंसर होगा जो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी एनर्जी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ गए हो ना। सो द बेस्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 133। अच्छा है 133 को देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मैं एक एक पढ़ूंगा। देखो मैं लिख रहा हूं ए बी सी और डी, मैं सेंटेंस लिखूंगा और गलत और ठीक होने का रीजन साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला स्टेटमेंट, अ बॉडी मे हैव जीरो वेलोसिटी, ऐसा हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। अब ठीक है या गलत है, मुझे एग्जांपल से आपको समझा सकता हूं। ये मार्कर मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ऊपर जाते 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 टॉप पर ये बॉडी पहुंची, वहां रुक गई। रुकने का मतलब है कि वेलोसिटी क्या है, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन क्या है, जी। एक्सेलरेशन जी है, 9.8 है। ग्रेविटेशनल फील्ड में हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है, समझ आ गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है, बिकॉज वी हैव एग्जांपल जिसमें वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो। जब आप बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो जब बॉडी अपने टॉप पर पहुंच जाए तो पीक पर जी जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। ऐसा क्यों होता है, शाबाश। काम अक्सर आपके ज़हन में, देखो ये माथे पर ये जो अजीब और गरीब से इंप्रेशन आ रहे हैं, मुझे पता चल रहा है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप ये समझते हो कि जहां वेलोसिटी जीरो वहां एक्सेलरेशन जीरो, और आप भूल जाते हो, जो आपने कहा ये ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से नहीं बनता, वेलोसिटी में चेंज से बनता है, और चेंज हमेशा 2 पॉइंट पर लिया जाता है, कभी 1 पॉइंट पर नहीं लिया जाता। जब एक बॉडी ऊपर जाती है ना, इस मार्कर को देखिए, यहां इसको स्टॉप करूंगा, जब ये मार्कर ऊपर जा रहा है तो टॉप पर पहुंचने से पहले वाले पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी होती है और टॉप पर फाइनल। तो फाइनल जीरो हो गई लेकिन इनिशियल और फाइनल के दरमियान चेंज जीरो, कुछ समझ आ गई। और फिर वहां जीरो से दोबारा स्टार्ट लेगा तो वो इनिशियल और नीचे फाइनल, तो फिर फाइनल और इनिशियल में चेंज जीरो नहीं है लेकिन इनिशियल जीरो है, समझ आ गई है। तो एक्सेलरेशन इसलिए नॉन जीरो होता है क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम नहीं है कि वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है, और चेंज इन वेलोसिटी में 2 वेलोसिटियां होती हैं, इनिशियल भी होता है और फाइनल भी। तो अगर इनिशियल जीरो हो तो फाइनल की वजह से एक्सेलरेशन आता है, और अगर फाइनल जीरो हो तो इनिशियल की वजह, समझ आ गई है। दैट्स व्हाई ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब उखियारान बस कहीं आगा बनोर ऑप्शन ही उगूरी, सारे ऑप्शन देख लेगा, पढ़ेगा नहीं। अगर ऑप्शन में हो बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी, तो फिर बी और सी को पढ़ेगा। और अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ ना हो कि ऑल ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी, तो इट मीन के जो अकलमंद हैं वो समझ जाएंगे कि अगर पहला वाला ठीक है तो बाकी वाले क्या होंगे।
गलत होंगे तो वो कौन सा ऑप्शन लेंगे, वो ऑप्शन ए ले लेंगे। अब देखो ऑप्शन में पढ़ रहा हूं आपके लिए, हमारे पास ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ दीज, कोई नहीं है कि बोथ ए एंड बी, ए एंड सी, लिहाजा बाकी ना भी पढ़े तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि ए ठीक है। अब मैं बी पढ़ लेता हूं, हो सकता है एडिटिंग गलती वगैरह हो। A body having zero velocity when necessary have zero acceleration, तो गलत है ना, क्योंकि जब ये ठीक है तो दूसरा क्या है, अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या ये जरूरी है कि एक्सेलरेशन जीरो हो, नहीं, एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। एक बाड़ी रेस्ट में पड़ी हो तो वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, लेकिन एक बाड़ी पहले से मोशन में है और अचानक जीरो वेलोसिटी पर आ गई तो उसके वेलोसिटी में तो चेंज आ गया, और वेलोसिटी में चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है जनाब, गलत है। सी ऑप्शन देखिए, अ बॉडी अ बॉय हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। ये गलत क्यों है शाबाश, क्योंकि स्पीड का मतलब है सिर्फ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ, अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन बदलता जाएगा। पहले वो 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा था, फिर वो 10 मीटर पर सेकंड से उस तरफ जा रहा है, फिर वो 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, फिर वो 10 मीटर पर सेकंड से किसी और तरफ जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन मुख्तलिफ होगा लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट हो इसके हरगिज मतलब नहीं कि एक्सेलरेशन भी वहां पर कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक स्पीड से नहीं बल्कि वेलोसिटी के चेंज से है, डायरेक्शन के चेंज से है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के चेंज से है। स्पीड कांस्टेंट हो या कांस्टेंट ना हो इसके एक्सेलरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन डी को देखें, अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में चेंज है, और जहां वेलोसिटी में चेंज है वहां एक्सेलरेशन का होना लाजमी है, लिहाजा ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स 134। 134 कहता है कि साउंड इन वैक्यूम का, वैक्यूम में साउंड का स्पीड क्या होगा, साउंड मैकेनिकल वेव्स है और मैकेनिकल वेव्स का वैक्यूम में स्पीड क्या होता है, जीरो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 135 माय डियर स्टूडेंट्स, 135, increase in velocity of sound in air for 1 degree rise, Vt is equal to V naught plus 0.61 T। याद है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक जब टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आएगा तो वेलोसिटी का जो चेंज है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो द चेंज इन वेलोसिटी 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर पर सेकेंड, इसमें से ऑप्शन ठीक है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136। जी जी, आप क्या कह रहे हो, खुद सोचे आपने किस तरह का आइडिया अपना बना लिया। यहां से आप इनिशियल क्या ले रहे हो, सोच ले, इनिशियल क्या ले रहे हो, जीरो, और यहां पर फाइनल क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, शाबाश, जीरो, और आप यहां से यहां तक काउंट कर रहे हो, जबकि आप भूल गए हो कि एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी पर सेकेंड है। समझ आ गई है, पर सेकेंड का मतलब जानते हो, पर सेकेंड का मतलब है कि इस फाइनल के लिए इससे पहला पॉइंट वाला क्या है, इनिशियल है, और ये इनिशियल इससे पहले वाले के लिए क्या है, फाइनल है, और ये इनिशियल है। यानी यहां से यहां तक जब चेंज देखा जाता है वो एवरेज एक्सेलरेशन में टोटल चेंज और टोटल टाइम, समझ गए हो ना। जब आप एक्सेलरेशन बात करते हो तो नहीं पढ़ते हो कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और साथ में क्या लिखोगे, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड मीन एडजस्टेंट, एडजस्टेंट, मैं इस पॉइंट पर हूं और इससे इस पॉइंट में आया तो इन दोनों का चेंज पर सेकेंड, फिर इससे इधर आया तो इनका चेंज पर सेकेंड। आप मुझे यहां जीरो से स्टार्ट करो और वहां जीरो पर ले जाओ और यहां से वहां तक एक्सेलरेशन की बात करो, मेरी बात समझ गए हो, तो डेफिनेटली दैट इज एन एवरेज एक्सेलरेशन और वो जीरो हो जाएगा। बट एवरेज एक्सेलरेशन इज समथिंग एल्स एंड एक्सेलरेशन इज समथिंग, समझ गए हो ना। पर पॉइंट जो चेंज आ रहा है दैट इज डिटेक्टेबल, आप समझ गए हो या अभी भी नहीं समझे हो। चलो आप बताएं, आपके क्वेश्चन से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, ये बता दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। या आप ये कहो, बैठे हुए सारे स्टूडेंट कह सकते कि ये सब सेम है। कैन यू से दैट एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आर सेम। अगर ये सेम होते तो फिर हर जगह इसको डिफरेंट क्यों डिफाइन किया गया है। कैन यू से दैट स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर सेम, व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज, इधर देखिए आप क्या देख रहे हैं,
द डिफरेंस इज कि वहां से यहां तक दरमियान में सारे पॉइंट्स इग्नोर करो, जब वहां से यहां तक एज अ होल बात करोगे इट इज एवरेज, और हर पॉइंट का कनेक्टेड कंसेक्यूटिव पॉइंट की बात करोगे दैट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज द ओरिजिनल, दैट इज द बेसिक। समझ गए हो ना? सो जब आप एक्सेलरेशन कहते हो तो एक्सेलरेशन मीन के पॉइंट टू पॉइंट, आप इस गाड़ी को यहां से यहां ले गए हो 0 से 0, लेकिन इस और इस के दौरान तो मोशन और रेस्ट नहीं होगा ना, रेस्ट और रेस्ट तो नहीं होगा। अगर यहां भी रेस्ट, यहां भी रेस्ट, यहां भी रेस्ट, यहां भी रेस्ट, तो फिर ये यहां से यहां गया कैसे? फिर आप कैसे कह सकते हो कि ए से बी तक गया? इट मीन के रास्ते में आपने इसको क्या दिया है, और मोशन मीन के वेलोसिटी नॉन जीरो है। और जब आप एक्सेलरेशन की बात करोगे देन यू हैव टू कनेक्ट ऑन द एडजेसेंट पॉइंट, because it is not the change in velocity divided by total time, it is the change in velocity per unit time। ऐसा है या नहीं है? पढ़ा है ना, acceleration is the change in velocity per unit time। आप समझ गई हैं? तो फर्क होता है एवरेज में और एक्सेलरेशन में, फर्क होता है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फर्क होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 1, ये कौन सा क्वेश्चन था? 1। अच्छा, एक और भी बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर फर्ज करो मैं वो बात आपकी मान लूं और आप मेरी बात ना मानो, तो इसका मतलब है कि जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ये जमीन के सरफेस पर क्या था? आपकी बात मान लेता हूं, ये रेस्ट में था ना, रेस्ट में मींस कि 0 था, और इधर आकर 0 हो गया, तो फिर तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? लेकिन आप टॉप पर हमेशा हर बॉडी के एक्सेलरेशन जी पर क्यों लेते हो? आपने बेशुमार कैलकुलेशंस किए हैं और आपने उसमें क्या पुट किया है? जी पुट किया है ना। वजह क्या है? क्योंकि हम यहां से यहां एवरेज की बात नहीं कर रहे, हर पॉइंट से पॉइंट तक। आपको पता है कि इस यहां पर बॉडी है और यहां तक वो आती है, तो 1 सेकेंड के फर्क में अगर इधर वेलोसिटी 0 हो तो इधर वेलोसिटी पता है क्या होती है? 9.8। फिर एग्जैक्ट 1 सेकेंड के बाद आप देखो तो यहां वेलोसिटी 19.6। फिर एग्जैक्ट 1 सेकेंड के बाद देखो तो यहां माय डियर स्टूडेंट वेलोसिटी क्या होती है? आपको पता है 27 पॉइंट समथिंग। अगर ऐसा होता कि आप एज अ होल काउंट करते जैसा कि आप कहते, तो फिर तो एक्सेलरेशन पुट करो 27 बाय दिस, समझ गए हो ना? फिर तो ये इतनी ज्यादा वैल्यू आप पुट करो। नहीं, हम हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेकेंड के लिए रिकॉर्ड करते हैं। चेंज 9.8 माइनस 0, तो 9.8 पर सेकेंड इज एक्सेलरेशन। चेंज 9.8 पर सेकेंड है, ये फिर 9.8 पर सेकेंड, ये फिर 9.8 पर सेकेंड। मेरी बात समझ गए हो ना? ओके, ये तो यूनिफॉर्म है तो सबके लिए सेम आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में सबके लिए सेम नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्वयं नंबर दिखाना, कम नंबर क्वेश्चन हो 136। 136 पे हम बात करने वाले हैं, और 136 क्या है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री। ये याद रखिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ये डबल ऑफ वेलोसिटी एट 0 होती है, लेकिन ये टेम्परेचर कितना होता है? 819 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए हो? ये भी याद रखना। किन कौन से रिलेशन से मालूम करोगे? मैं मालूम नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिंट जरूर दूंगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन याद रखिए। 2 इक्वेशन हैं, शाबाश। 2 इक्वेशन है, वी टी बाय वी नॉट रूट टी बाय टी नॉट, और वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। इनमें से कौन से मालूम करोगे? वाई नॉट द सेकेंड? सेकेंड से क्यों मालूम नहीं कर रहे हो? ये शॉर्ट चेंज, इट इज अ शॉर्ट चेंज इक्वेशन। समझ गए हो? ये इक्वेशन ह्यूज डिफरेंसेस पे काम नहीं करता। ये 0.61 का इजाफा जो है ये बहुत कम टेम्परेचर तक होल्ड करता है, इसके बाद ये वेरिएशन चेंज हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है। इससे आंसर 544 राउंड अबाउट आता है, और ये गलत है। और इससे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 819। जी जी, ये डिग्री सेंटीग्रेड में लो, ये सेंटीग्रेड वाला है और ये केल्विन वाला है। इससे सॉल्व करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड डबल होता है 544 डिग्री सेंटीग्रेड पर। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज जो इक्वेशन आप इस्तेमाल करते हो ये लॉन्ग रेंज नहीं है, क्या है? शॉर्ट रेंज। और 544 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम नहीं करता। इट इज द बेसिक इक्वेशन। इससे आता है और 819 आता है। 137 क्या है? 137 है लैप्लास फाउंड द अल्टरनेट कंप्रेशन। लैप्लास ने कौन सा आइडिया दिया था? शाबाश, लैप्लास ने कहा था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबैटिक। अगर इसके बजाय रीजन आ जाए, व्हाई, गौर करें प्लीज, व्हाई लैप्लास कंसिडर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड एडियाबैटिक? दैट्स द पॉइंट, बिकॉज ऑफ द बेड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। हवा के बेड कंडक्टिविटी की वजह से उसने कहा ये क्या है?
ये एडियाबेटिक है। लेप्लास ने कौन सा प्रोसेस लिया? एडियाबेटिक। क्यों लिया? बिकॉज ऑफ द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ एयर। 138 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 138 और 138 है कि टू वेक्टर्स हैं ए 6 मीटर, वेक्टर ए है 6 मीटर राइट और वेक्टर बी है कितना है 8 मीटर अप। बताएं कि इनका रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है या नहीं है? और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ये सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब वेक्टर के दरमियान एंगल क्या हो, और यहां राइट और अप के दरमियान एंगल क्या बनता है 90, इसलिए ये यूज कर रहा हूं। तो r इज इक्वल टू हमारे पास होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इट मीन 100 रूट एंड द आंसर इज 10। इसका रिजल्टेंट होगा 10 और हमारे पास आंसर ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी। 138 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। 139 पे बात हो रही है। 139 कहता है ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो दुनिया जानती है जनाब आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है और करेक्ट ऑप्शन 139 का बनेगा बी। 140 माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द परसेंट अनसर्टेनिटी इन 10.00? अगर आपके पास रीडिंग हो 10.00 तो इसकी परसेंट अनसर्टेनिटी क्या होगी? बता सकते हो? व्हाट इज द परसेंट अनसर्टेनिटी? आसान है, गुड। परसेंट अनसर्टेनिटी का तरीका है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज द फार्मूला ऑफ परसेंट अनसर्टेनिटी। तो परसेंट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू रीडिंग कितनी है 10.00 और ये बता दें कि एब्सोल्यूट की तरीका जानते हो, पॉइंट की जगह पॉइंट, इस जीरो की जगह जीरो और लास्ट की जगह 1, लेफ्ट साइड पे जीरो वैसे लिखते हैं। ये एब्सोल्यूट का तरीका मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखिएगा ये 10.00 लिखो या ना लिखो डजंट मैटर, ये और ये कैंसिल और 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01 विल गिव यू 0.1% एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इसमें बी ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट्स। 141 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गैस है डज 10 जॉल ऑफ एक्सटर्नल वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा सुनिएगा जनाब, कौन सा प्रोसेस है? और एडियाबेटिक इंप्लाइज के ना हीट आएगा ना जाएगा तो डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू जीरो होगा ना। जब आपने एडियाबेटिक कहा तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? खत्म। हीट आना भी डेल्टा क्यू और हीट जाना भी डेल्टा क्यू और एडियाबेटिक में ना हीट आता है ना जाता है तो डेल्टा क्यू जीरो। अब ये कहते हैं कि इस मुहतरम सिस्टम ने या गैस ने वर्क किया है और वर्क कितना किया है 10 जॉल का वर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है एडियाबेटिक व्हाइल एक्सपेंडिंग का मतलब है कि द वर्क डन इज positive because expanding work is work by the system and work by the system is positive. So my dear student is positive. Okay, then the change in internal energy. अब बताइए change in internal energy क्या होगी? बहुत आसान, देखो कैसे सॉल्व करें। आप कहें सर बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जानते हो, तो ये तो जीरो हो गया। 0 इज इक्वल टू ये हमें रिक्वायर्ड है और ये प्लस 10 लूंगा, ये बेसिक इक्वेशन में बेसिक साइंस। अगर एक्सपेंशन ना होता तो मैं -10 लेता, अगर एक्सपेंशन है तो +10। फिर इसको इस तरफ ले आइए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -10। मेरी बात समझ गए हैं? -10 जॉल इज द करेक्ट आंसर, नॉट प्लस। अच्छा माइनस का मतलब है इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज। अब प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करोगे? ये है जनाब सिस्टम, ये इसका पिस्टन है और मैं इसके सारे दरो दीवार को zigzag पाथ से क्लोज करता हूं। इट मीन कि ये वो सिस्टम है जो एनवायरनमेंट को ना कुछ देता है ना कुछ लेता है। अच्छा अब प्रैक्टिकल देखिए, ना हीट आ सकता है ना जा सकता है। फिर जनाब वर्क पॉजिटिव है, वर्क क्या है किधर गया? वर्क पॉजिटिव मीन कि यहां पर क्या हुआ है? अब जरा इस पिस्टन को पीछे ले जाएं, तो जब आप इसको वर्क पॉजिटिव की वजह से एक्सपेंशन दोगे तो एक्सपेंशन जॉल्स-थॉम्पसन इफेक्ट है कि अंदर क्या पैदा करेगा? एक्सपेंशन काजेज। अब जब अंदर कूलिंग पैदा होगा तो इट मीन के टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का एक ही तरीका है कि बाहर से हीट आ जाए, लेकिन दीवारें ब्लॉक करने का मतलब है कि प्रोसेस डायबिटिक है, ना हीट आ सकता है ना तो हीट आ नहीं सकता। जब हीट आ नहीं सकता तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी?
इंटरनल और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन है, और इंटरनल एनर्जी कम हो जाए इट मीन के चेंज इन इंटरनल एनर्जी कौन सा होगा, डिक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। मेरी बात समझ गए हो, कम मीन डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स 142 पे बात करता हूं। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ए गैस। अच्छा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऐसा लिखा है, देखो इन लफ्जों में बहुत कुछ छुपा होता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जब मैंने एडियाबेटिक देखा तो मैं समझ गया कि हीट का आना जाना जीरो है, और एक्सपेंशन का मतलब है कि वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव। फिलहाल तो ये कहानियां मुझे समझ आई हैं। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन 2 मोल्स ऑफ ए गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज फाउंड टू डिक्रीज बाय 2 जॉउल्स। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 2 जॉउल डिक्रीज हुई। डिक्रीज का मतलब वी हैव टू पुट विद नेगेटिव साइन, डिक्रीज कह रहा है तो मैं माइनस लूंगा। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय द गैस विल बी। अब बताओ कि वर्क डन क्या होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब डेल्टा क्यू क्या है तो इसका मतलब है कि वर्क और इंटरनल एनर्जी के वैल्यूज आपस में क्या होंगे, डेफिनेटली बराबर होंगे ना भाई, कॉमन सेंस यूज करें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये तीनों जुड़े हैं या नहीं, अगर इन तीनों में एक भी जीरो हो गया तो बाकी दो के वैल्यू का बराबर होना जरूरी है। अगर डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो इन दोनों के वैल्यू का इक्वल होना, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, वैल्यूज का इक्वल होना लाजमी है। व्हेन डेल्टा क्यू इज जीरो then delta u delta w must be equal. When work is zero then delta u delta q must be equal. When delta u is zero then work and delta q must be equal. तीन सैंपल्स या तीन क्वांटिटीज का इक्वेशन है, तीनों में एक खत्म हो गया तो बाकी दो का इक्वल होना लाजमी है। तो इट मीन कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, 2 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2। लेकिन फर्क सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का होगा, इसमें डिक्रीज है तो नेगेटिव और वो बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, लिहाजा करेक्ट आंसर क्या होगा प्लस। अगर ये तकरीर नहीं समझते तो आपको वैसे भी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसे सॉल्व करें। डेल्टा क्यू की जगह क्या है 0 और इसकी जगह -2 और प्लस डेल्टा डब्ल्यू आपको रिक्वायर्ड है, ये इस तरफ आएगा तो +2 बन जाएगा या नहीं। इट मीन के वर्क डन यहां पर क्या होगा +2 जॉउल। द करेक्ट ऑप्शन इज +2 जॉउल। और कौन सा क्वेश्चन था 142 and the correct option is option A. My next question dear student 143 पे बात करो। If a system undergoes contraction of volume then the work done will be contraction of volume। देखो आप जानते हैं और दुनिया जानती है कि वर्क होता है P डेल्टा V, जानते हो ना। ये इक्वेशन बता रहा है कि वर्क का सारा दारोमदार किस पर होता है, तो इसलिए जनाब हमें पढ़ना पड़ता है कि जैसा चेंज इन वॉल्यूम वैसा, 2-3 सेंटेंस कह रहे शाबाश। नो चेंज इन वॉल्यूम जीरो वर्क, जीरो चेंज इन वॉल्यूम जीरो वर्क, ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा वर्क, कम चेंज इन वॉल्यूम कम वर्क, पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव। अब डेल्टा वॉल्यूम पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, जाहिर बात है चेंज पॉजिटिव तब होता है जब वॉल्यूम में क्या आता है, और डेल्टा वॉल्यूम नेगेटिव कब होगा जब वॉल्यूम में क्या आएगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा एक्सपेंशन होगा तो वर्क भी पॉजिटिव, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा यानी कंट्रैक्शन होगा तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव तो वर्क भी नेगेटिव, लिहाजा वर्क डन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज नेगेटिव। 143 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 144 पे हमारी बात हो रही है। द वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस इज, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस जो है उसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, और जहां जैसा चेंज इन वॉल्यूम वहां वैसा वर्क, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0। करेक्ट ऑप्शन है बी। 145 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 145 है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्फीयर इज 5.2 मीटर, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पैरामीटर। ये है माय डियर स्टूडेंट स्क्वायर, इसका जो लेंथ है वो 5.2 मीटर है, तो बताओ इसकी अनसर्टेनिटी इन पैरामीटर क्या होगी। तो आप बता सकते हैं पैरामीटर का मतलब है सारे साइड्स का सम, सारे साइड्स का, एक साइड में अनसर्टेनिटी कितनी है 0 पॉइंट की जगह पॉइंट और 2 की जगह 1, तो अगर इसमें 0.1 है इसमें भी 0.1 है इसमें भी 0.1 है और इसमें भी, और पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड, लिहाजा एब्सोल्यूट भी आप इसमें क्या होगा सम होगा, तो इट विल बी 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0. It means 0.4. The uncertainty in parameter of sphere will be 0.4. The correct option is option D. अगर आपको रूल ऑफ अनसर्टेनिटी पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 156 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है।
टू पैरेलल वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन। ये एक फोर्स है, मैंने इसके साथ लिखा है 100 न्यूटन, और ये दूसरा फोर्स है, मैं इसके साथ लिख रहा हूं 150 न्यूटन। व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इट्स सब्ट्रैक्शन? अगर एडिशन होता तो भाई एडिशन में इसकी खोपड़ी से मिलाओगे ना, तो एडिशन में आप इसको ऐसे मिलाते और यहां से रिजल्टेंट यहां तक कितना बनता? 250। लेकिन इट इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन में आप वेक्टर 2 को उल्टा करके ड्रा करते हो, समझते हो ना? ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सब्ट्रैक्शन में सेकंड वेक्टर को उल्टा ड्रा किया जाता है। तो आप कहोगे सर ये पहला वेक्टर 100 है, गौर करें, अब सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट मांगा है तो दूसरा वेक्टर 150 इस तरफ ड्रा नहीं करोगे, इसके अपोजिट ड्रा करोगे। तो जब 150 इधर अपोजिट ड्रा करोगे तो यहां से यहां तक रिजल्टेंट कितना बच जाएगा? 50 बच जाएगा। समझ आ गई है? एडिशन का रिजल्टेंट 250 है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट सिर्फ 50 है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है डियर स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट 147 से इसमें है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2i प्लस 2j। एक वेक्टर है 2i प्लस 2j, दूसरा वेक्टर है 4i प्लस 4j। मेरी बात समझ गए हैं? तो बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट से मालूम कर सकते हो ना, a डॉट बी। आप ऐसा कर सकते हो कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। समझ गए हैं ना? और a डॉट बी में आप लिखो 2i प्लस, या इसको लिख लें, हाँ लिख लें 2i प्लस 2j डॉट 4i प्लस 4j। और a का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना बनता है? 8 अंडर रूट। और b का मैग्नीट्यूड होगा 32 अंडर रूट। और cos ऑफ थीटा खुद सोचे, फिर इनको i को j को मल्टीप्लाई करे, इसको इधर ले आए, फिर cos इनवर्स से काफी मुश्किल है। देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक एंड द ट्रिक इज, जब भी दो वेक्टर्स में याद रखें कि कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j इक्वल हो, तो याद रखना वो मिड ऑफ क्वाड्रेंट में होता है। वो वेक्टर कहां पर होता है? मिड ऑफ क्वाड्रेंट में। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ i क्या है बताएं, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ i j क्या है? तो देखो इसके i और j के कोएफिशिएंट इक्वल है ना, तो ये मिड ऑफ क्वाड्रेंट में है, मिड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये मिड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसमें भी i और j के वैल्यूज बराबर है, तो ये भी मिड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब दोनों मिड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों का डायरेक्शन, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा? समझ आ गई है? बजाय इसके केस से सॉल्व करो, फौरन डिटेक्ट होता है। देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें। पहला वेक्टर है, ये है, ये पहला वेक्टर है जिसमें ये 2i है और ये 2j है। और ये दूसरा वेक्टर है जिसमें ये 4i है और ये 4j है। तो देखो 4i 4j और 2i 2j के दोनों वेक्टर पैरेलल बनते हैं, लिहाजा इनके दरमियान एंगल क्या होगा? इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। करेक्ट ऑप्शन है 0 डिग्री। और हमारे पास 147 में करेक्ट ऑप्शन है ए। 148 मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। 148 हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है with what speed does the sound source recede from a stationary observer so that its sound frequency f। अच्छा, कहते हैं जनाब कौन सा केस दिया है? ये है सोर्स ऑफ साउंड, साथ देंगे, ये है सोर्स ऑफ साउंड और ये दूर भाग रहा है। बताओ कि इसका स्पीड क्या होगा? इतना आपने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा है कि द स्पीड ऑफ सोर्स इज डिनोटेड बाय ए, स्पीड ऑफ लिसनर इज डिनोटेड बाय बी। यहां पर एक लिसनर है और लिसनर जो है वो रेस्ट में है, लिसनर मोहतरम रेस्ट में है। आपसे कह रहे हैं कि बताओ कि ये कितनी स्पीड से दूर भाग जाए, कि ये लिसनर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यानी इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम हो? 6/7, ये 6/7 टाइम्स हो। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है कि सोर्स दूर भाग रहा है, बताओ स्पीड ऑफ सोर्स क्या होगा?
अगर सुनने वाले की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के 6/7 हो। मैं कैसे सॉल्व करूंगा आप देखिएगा। इज वी नाउ दैट एफ डैश इज इक्वल टू 6/7 टाइम्स ऑफ एफ, लेकिन एफ डैश का फार्मूला डॉपलर इफेक्ट से आपने पढ़ा है कि जब सोर्स इज मूविंग अवे तो चेक करें, फार्मूला था v डिवाइड बाई v प्लस a इंटू एफ। याद है, आपने याद रखने हैं v डिवाइड बाई v प्लस a, वेयर v स्पीड ऑफ साउंड और f इज इक्वल टू 6/7 f। f और f क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 7 इस v से मल्टीप्लाई होकर 7v बन जाएगा, 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 6v प्लस 6a। आपको a दरकार है, 6v इधर ले आए तो 7v माइनस 6v इज v इज इक्वल टू 6a या a इज इक्वल टू 1/6v। इट मीन 1/6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ये क्या है, v इज स्पीड ऑफ। अगर ये सोर्स 1/6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से जाएगा तो लिसनर को वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और 1/6 कहां पर है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। था तो कोई प्रतिभा ने इसको समझ गए हो? जी जी बोले, क्या है? क्रॉस किया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना यार। 6 मल्टीप्लाई बाई वी से क्या बनेगा 6v और 6 मल्टीप्लाई बाई ए से क्या बनेगा 6a बनेगा। कर लो ना यार, पेन यूज करो, पेज कर लो, शाबाश। 149 इजी है, इसमें सॉल्यूशन है और क्या है 159 योमेंट खादा पेज नोट गड़बड़ अब सही 149 सॉरी। वो एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स एनर्जी के साथ क्या करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते बल्कि ऑसिलेट करते हैं। और ऑप्शन डी ठीक है। 150 क्या है, एक ऑब्जर्वर है स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक द पिच ऑफ द व्हिसल ऑफ रिसीडिंग लोकोमोटिव हर्ड विल बी। ये एक ऑब्जर्वर, एक लिसनर यहां खड़ा है प्लेटफॉर्म पर और एक रेलगाड़ी जो है वो दूर जा रही है। तो बताओ इसके पास जो पिच पहुंचेगा वो ओरिजिनल पिच से ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? पिच मीन क्वालिटी और क्वालिटी मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी लाउडनेस, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। याद रखिए, स्पीड क्वालिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता और लाउडनेस भी क्वालिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट, पिच या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ साउंड। समझ गए हो ना? सो पिच मीन फ्रीक्वेंसी, पिच और फ्रीक्वेंसी आते हैं। तो आप जानते हैं डॉपलर इफेक्ट है, जब सोर्स दूर जा रहा है तो पिच क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें कौन सा ठीक है, लोअर देन द एक्चुअल पिच, ऑप्शन डी। 151 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In which case increase in wavelength cause an apparent decrease in the frequency of sound waves for the listener। अच्छा, in which case increase in wavelength, ओहो अच्छा है। इधर देखिए फ्रीक्वेंसी जानते हो, f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, फार्मूला है ना। गौर करें प्लीज, ये बात सुन ले, तो अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर याद कर लें। मैं आपको आंसर बता रहा हूं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक मिनट एक्सप्लेन कर रहा हूं। डॉपलर इफेक्ट में किस चीज का जिक्र है, प्लीज, शाबाश शाबाश, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ऐसे बोले, डॉपलर इफेक्ट क्लिक्स व्हाट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के राइट साइड पर दो चीजें हैं, तावरे खाना, कौन सी, कितनी चीजें हैं, दो है। फ्रीक्वेंसी का राइट साइड v और लैम्डा है। अगर किसी प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो इस चेंज का जिम्मेदार या वेलोसिटी होगी या वेवलेंथ होगा। यानी अगर किसी प्रोसेस में वेलोसिटी में चेंज आएगा तो भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, और अगर किसी प्रोसेस में वेवलेंथ में चेंज आएगा तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से बता दें, अगर आपने वाकई में डॉपलर इफेक्ट समझा है और पढ़ा है तो बता दें कि डॉपलर इफेक्ट में कितने केसेस हैं, बेसिक केसेस, दो वो सिचुएशन है, देयर आर 2 केसेस, एक मोशन ऑफ सोर्स और एक मोशन ऑफ लिसनर का मोशन और सोर्स का मोशन, इन दोनों का मोशन है। वो अलग बात कि कभी दोनों का मोशन जीरो, वो एक सिचुएशन, कभी एक का मोशन टूवर्ड दूसरा रेस्ट, कभी इसका अवे दूसरा रेस्ट, कभी इसका मोशन टूवर्ड दूसरा रेस्ट, कभी इसका मोशन अवे, कभी दोनों का टूवर्ड। लेकिन ओवरऑल क्या शामिल है, मोशन ऑफ सोर्स एंड मोशन ऑफ लिसनर। अब गौर से देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सोर्स के मोशन से भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, और जब सोर्स मूव करता है ना
जब सोर्स मूव करता है तो भी फ्रीक्वेंसी में क्या आता है, चेंज, और जब लिसनर मूव करता है तो भी माय डियर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी में क्या आता है। लेकिन यहां से आपने सीखा कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन या चेंज इन वेलोसिटी से होगा और या चेंज इन, आपको याद रखना है, यहां मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी टू दैट। सो सोर्स जब मूव करता है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्ड टू चेंज इन वेवलेंथ। द फ्रीक्वेंसी चेंज बाय सोर्स इज बेस्ड ऑन चेंज इन वेवलेंथ। जब सोर्स मूव करता है तो वो अपने वेव्स का वेवलेंथ चेंज करता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आते हैं, स्पीड चेंज नहीं करता। लेकिन याद रखना जब लिसनर मूव करता है तो द चेंज इन फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्ड टू द चेंज इन स्पीड। मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हो, अगर मैं आपकी तरफ आऊंगा तो मेरे वेव्स का वेवलेंथ कम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी आपको कम ज्यादा मिलेगी, ऐसा है, डिक्रीज होगा। और अगर मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं और आप मेरी तरफ आ रहे हो या जा रहे हो तो आप मेरे वेव्स के वेवलेंथ के साथ कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे वेव्स है, आपको उससे ताल्लुक ही नहीं है। आप सिर्फ उनके रिसीव करने के स्पीड को कम भी कर सकते हो, और अगर आगे आओगे तो स्पीड बढ़ा रहे हो, और अगर पीछे जा रहे हो तो स्पीड कम कर रहे हो, एनी हाउ। अच्छा, इसको देख लें। अब यहां पर कहा है कि वो कौन सा केस है जिसमें वेवलेंथ का चेंज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी लाएगा। तो जनाब समझने वाले ऐसे ऐसे जहन उसका पिक करेगा। पहली बात वो सोचेगा कि सर चेंज इन वेवलेंथ है तो सोर्स का मोशन होगा, लेकिन लिसनर का मोशन, क्योंकि जहां वेवलेंथ की वजह से चेंज आता है तो कौन मूव करता है, तो ए बी सी डी में उस ऑप्शन को गलत करो जिसमें लिसनर मूव किया। लिसनर तो मूव करेगा नहीं, इस केस में सोर्स करेगा। अब सोर्स भी टुवर्ड्स करेगा या अवे, तो यहां पर क्या है, और डिक्रीज में हमेशा मोशन क्या होता है। तो बस आपको आंसर मिल गया। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूं, व्हेन लिसनर इज मूविंग, बस इसको छोड़ दें, लिसनर मूव है तो गलत है। व्हेन लिसनर इज मूविंग फिर छोड़ दें। व्हेन साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, गलत हो गया या नहीं, सोर्स मूव कर रहा है तो ठीक है, लेकिन टुवर्ड्स कर रहा है तो गलत है, क्योंकि वहां डिक्रीज है, इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन है व्हेन सोर्स मूविंग अवे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कहानी समझ गए हैं। और 151 पे आप बात करूंगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 151 डियर स्टूडेंट्स, 152 सॉरी, 152 जो है ये क्या कह रहा है, इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर टू सक्सेसिव एंटी नोड। भाई नोड से नोड तक ये होता है लैम्डा बाय 2। 153 और 153 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो जनाब एक है योमेंट, प्लांक कांस्टेंट है, दूसरा है किधर गया, मुझे नजर ही नहीं आ रहा इधर, हाँ ठीक है, और दूसरा है जी है, तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और चौथा है स्मॉल जी। पहली बात यह है कि ये कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशनलेस, क्योंकि इसका यूनिट है, इसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के सेम है। ये बेशक कांस्टेंट है लेकिन इसका भी जो यूनिट मौजूद है, लिहाजा ये डायमेंशनलेस नहीं है। ये कांस्टेंट है लेकिन सिर्फ जमीन के लिए, फॉर सरफेस ऑफ अर्थ, ये कांस्टेंट ही नहीं है हकीकत में। मून के लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कुछ और है। प्लांक कांस्टेंट मून पर देखो या अर्थ पर देखो या सन पर देखो एक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मून, अर्थ, सन, ईच एंड एवरी प्लैनेट के लिए सेम है, लेकिन ये तो कांस्टेंट ही डील नहीं होता। अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ले लो तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 कांस्टेंट है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून इज 1/6 ऑफ जी एंड अदर प्लैनेट, तो ये तो कांस्टेंट ही नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। ये दो कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशनलेस नहीं है। ये कांस्टेंट भी है और दूसरी बात यह है डायमेंशनलेस भी है, बिकॉज इट हैज नो यूनिट। इट इज द बेस्ट ऑप्शन। ये क्या है, ये बेस्ट ऑप्शन है। 154 और 154 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग अ गिवन स्ट्रिंग इंक्रीजेस एज। तो आप सिंपल बात करें, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेंशन। याद है ना, स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ। इसका मतलब है कि अगर टेंशन ज्यादा होगा तो वेव्स का स्पीड भी, और वेव्स का स्पीड ज्यादा होगा तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी। लिहाजा फ्रीक्वेंसी जो है वो द टेंशन इन द स्ट्रिंग के साथ डिक्रीज होती है। अगर आप इसको कम करो, टेंशन को कम करो तो स्पीड कम होगा, लिहाजा फ्रीक्वेंसी भी। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंशन एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन
टेंशन. सो करेक्ट ऑप्शन है टेंशन इन स्ट्रिंग डिक्रीजेस. ऑप्शन बी. 155 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. जी जी, you can see also read come. The frequency of note produce plucking as given string in अच्छा increases है, increases. स्टेटमेंट में increases है तो फिर ये वाला ठीक है. मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं ना. The length of the string increases नहीं, the tension string decreases नहीं, the tension string increase. सी ऑप्शन ठीक है. अच्छा, that's उपयोग पति. देखो इधर लिखा है भाई, जब टेंशन इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज. अगर क्वेश्चन में क्या होता फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस तो फिर बी ठीक था, विद डिक्रीज इन टेंशन. यहां लिखा है देखो, ये कम तो ये भी कम, और ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा. क्वेश्चन इंक्रीज का है, डिक्रीज का नहीं है. तो सी ऑप्शन ठीक है रेस्टोरेंट. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप का फार्मूला जानते हो? V डिवाइड बाय 2L जानते हो ना. स्पीड कितना है? 350. ये 2 है. लेंथ कितना है? 50 पुट ना करें, सेंटीमीटर में गिवन है, तो 50 सेंटीमीटर इज 0.5 मीटर. आप 0.5 पुट करें, ये दोनों कैंसिल, इट मीन इट इज 350 हर्ट्ज. द करेक्ट ऑप्शन इज 350 हर्ट्ज. और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 156. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 156. द सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन द सेकंड ओवरटोन. तब सप्तदश सेकंड ओवरटोन सू लूप्स में 3 लूप्स, बिकॉज ओवरटोन हमेशा लूप से एक कम होता है, जानते हो ना. फर्स्ट ओवरटोन 2 लूप्स, सेकंड ओवरटोन 3 लूप्स. तो यहां पर कहा है 3 लूप्स बने हैं. 3 लूप्स बना ले, इसमें हर्ज क्या है? ये लो 1 लूप, ये लो सेकंड लूप और ये लो थर्ड लूप. 3 लूप्स बन गए. अब नोट्स गिन लो, कितने नोट्स है? 1 2 3 4. तो नोट्स की तादाद कितनी है? 4 है. और एंटी नोट्स की तादाद कितनी है? एंटी नोट्स 3 है. So when the wire is plugged into second overtone, the number of nodes is 4 and the number of anti node is 3. कितने ऑप्शन ठीक है? शाबाश. कम याद है खाना. 2 nodes ये गलत हो गया. अच्छा, 4 nodes and 3 anti nodes. Correct option is option B. 157 dear student. 157 क्या कहता है? In a stationary wave, every particle performs. तो आप ये स्टैंडिंग वेव है, देखो और से देखें, ये एंटी नोड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, ये भी, लेकिन नोड अपनी जगह पे खड़ा है. समझ गए हो? तो स्टैंडिंग वेव्स में हर पॉइंट टू एंड फ्रो मोशन करता है एक्सेप्ट नोड. तो करेक्ट ऑप्शन 157 में क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट नोडल पॉइंट. ऑप्शन सी ठीक है. 158 आप देखें. द करेक्ट इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्री फॉल. The time of free fall is 2h divided by g under the root. कैसे? तो आप जानते हैं h is equal to VIT plus half AT square. अब गौर से देखें, जब मैं इसको फ्री फॉल में भेजवा रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो s हमारे पास होगा, s की जगह क्या लिखेंगे? हाइट, और ये 0 और हाफ की जगह हाफ, और फ्री फॉल में a क्या होता है? g, और इट इज t स्क्वायर. मेरी बात समझ गए हैं? अब इसको इधर ले आए तो 2h डिवाइड बाई g इज इक्वल टू t स्क्वायर, टेकिंग रूट, तो इट मीन t इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई g अंडर द रूट. समझ गए हो? इट इज द टाइम ऑफ फ्री फॉल. 2h बाई g अंडर रूट सही है. हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी. 159 आपके लिए. रेडार ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस. जानते हो ना? रेडार वर्क्स ऑन डॉपलर. ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है डियर स्टूडेंट. देखो ये रेडार है और यहां पर एरोप्लेन है एनिमी का. क्लियर? और ये हमारे देश की तरफ आ रहा है, हालांकि इनको इतनी फुर्सत नहीं है. हाँ माशाल्लाह, उनको तरक्की करने से फुर्सत नहीं है. हम ऐसे ही खुशफहमियों और गलतफहमियों के शिकार लोग हैं. ये रेडार है हमारा, ठीक, और इत्तेफाक से रेडार वर्क भी कर रहा है. तो जनाब ये रेडिएशन फेंकेगा. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ, ये इस प्लेन से टकराकर फ्रीक्वेंसी वापस आएगी. अगर इस बेक रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, प्रोविजनल फ्रीक्वेंसी, एफेरेंट फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आ रहा हो तो समझ जाए द एरोप्लेन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू. समझ गए हो? और अगर डिक्रीज आ रहा है, इट मीन कि वो वापस जा रहा है. इफ नो अपेरेंट चेंज अकर्स, इट मीन के कांस्टेंट गैप के साथ वो फ्लाइट कर रहा है, ना अपने मुल्क की तरफ वापस जा रहा है, ना हमारी तरफ आ रहा है. समझ आ गई है? तो रेडार वर्क्स ऑन द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, हेंस radar works on Doppler's effect. Radar works on Doppler's effect. नेक्स्ट है 159 के बजाय 160. और 160 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये क्या है? when a transverse wave is reflected on going from denser to rare, then at the boundary the reflected wave undergoes a phase difference 0 डिग्री आता है जब डेंसर टू रेयर हो, एंड 180 आता है जब रेयर टू डेंसर हो। आप जानते हैं 161 रेशियो ऑफ पिच ऑफ साउंड ऑन अप्रोचिंग लोकोमोटिव टू रिसीडिंग लोकोमोटिव will be स्पीड ऑफ अप्रोच एंड रिसेट इज सेम। अच्छा, आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी, पिच ले लें यार, पिच ऑफ अप्रोचिंग डिवाइड बाय पिच ऑफ रिसीडिंग। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में कहा कि पिच मीन फ्रीक्वेंसी, पिच कैन बी ट्रीटेड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोचिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीडिंग। रेलगाड़ी, मैं इधर खड़ा हूं, ये प्लेटफॉर्म है, एक रेलगाड़ी मेरी तरफ आ रही है, तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी में सुनूंगा दैट इज अप्रोचिंग लोकोमोटिव, और एक रेलगाड़ी मुझसे दूर जा रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी में सुनूंगा दैट इज रिसीडिंग लोकोमोटिव। तो इस अप्रोचिंग और रिसीडिंग लोकोमोटिव का रेशियो क्या होगा अगर दोनों का स्पीड सेम हो? तो याद रखना, अप्रोचिंग में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा, और रिसीडिंग में दूर जाने में लोकोमोटिव जो है रिसीडिंग क्या होता है? और ज्यादा बाय कम इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 162 माय डियर स्टूडेंट। 162 है, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन सर्कल इज पाई, अगर एंगुलर स्पीड पाई है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप कर सकते हैं, आप जानते हैं ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एफ होता है ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, सो इट इज पाई बाय 2 पाई, पाई कैंसिल एंड द आंसर इज 0.5 हर्ट्ज। 0.5 हर्ट्ज इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 163 माय डियर स्टूडेंट। 163 क्या कहता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बताओ कि अगर टाइम पीरियड 6.3 सेकेंड है, अगर टाइम पीरियड हमारा 6.3 सेकेंड है, तो आप बताएं अगर मैक्सिमम स्पीड 10 हो तो आपको आंसर देना है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है और ओमेगा की वैल्यू क्या है। बता सकते हैं, बहुत आसान है। पहले आप ओमेगा मालूम करें, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओमेगा 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और टाइम पीरियड 6.3, आप मल्टीप्लाई करें, ये तकरीबन 6.3 बनता है, तो ये दोनों कैंसिल, तो ओमेगा की जगह क्या होगा? तो टेबल में वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें ओमेगा 1 हो। अब अच्छे बच्चे पता है क्या करेंगे? यकीन करें, इट इज आल्सो अ ट्रिक, अ लॉजिकल ट्रिक। अगर आप देखिए तो ओमेगा के कॉलम में सिर्फ एक ऑप्शन में 1 है, बाकियों में 1 है ही नहीं, तो उखियार अगदी चिराबलड़ो मालूम ही ना उमदत का सी बड़े डेफिनेटली ठीक ही तो कोई करना। लेकिन अगर आप मालूम भी करना चाहो तो आप मालूम कर सकते हो, और हमारे पास है कि वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा, और वी नॉट कितना है? 10 है, और ओमेगा 1, तो इट मीन कि एक्स नॉट कितना होगा? 10 होगा। और देखो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 163 में माय डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है सी। अब 164 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 ना 164 हो 163 हो 164 अब हम डिस्कस कर रहे हैं। 164 किधर गया? स्टार मूविंग टुवर्ड्स अर्थ शो अ रेड शिफ्ट, नो शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, येलो शिफ्ट। ये है जनाब, आप जमीन पर खड़े हैं और दूर से एक स्टार को आप देख रहे हो। आपका ओरिजिनल कलर ऑफ स्टार क्या होता है? ग्रीन, समझ गए हो। और आपसे कह रहे हैं कि स्टार जो है आपकी तरफ टुवर्ड्स अर्थ आ रहा है, द स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स यू। अच्छा, आपकी तरफ आने से बताएं कि फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा? जब ज्यादा होगी तो इट मीन के ग्रीन से उस तरफ शिफ्ट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, और हमारे पास है वेब गायोर, जानते हो ना। अब गौर से देखिए, आसान है। फिलहाल ये ग्रीन जो है वो स्टार की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फाइनल की ज्यादा होनी चाहिए, फाइनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि द स्टार इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अब बताएं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला, आप इतना तो जानते हो कि वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम। और रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यानी इस तरफ जाना फ्रीक्वेंसी की कमी है और इस तरफ आना फ्रीक्वेंसी का इजाफा है। तो एक एक ऑप्शन पढ़ें। रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट मीन के ग्रीन से रेड हो गया तो ये तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जब स्टार हमारी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती, क्या होती है?
ज्यादा होती है। आप बोले शाबाश, कहीं ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। जब स्टार हमारी तरफ आता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो इट मीन ये इस तरफ जाना हराम है, समझ गए हैं ना? और रोजे में हराम से दूर रहें। सो माय डियर स्टूडेंट, रेड शिफ्ट जो है वो गलत है। अच्छा, नो शिफ्ट, ये भी गलत है। नो शिफ्ट तब होगा जब स्टार रेस्ट में हो, जमीन और स्टार के दरमियान गैप में ना कमी आ रही हो ना इंक्रीज आ रहा हो, तो नो शिफ्ट भी गलत है। दूसरा भी गलत। तीसरा है ब्लू शिफ्ट। तो आप देखिए ब्लू जो है वो ग्रीन से इस तरफ है और इस तरफ मीन के फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की तरफ मीन इंक्रीज हो रही है, तो ब्लू शिफ्ट करेक्ट है। अब चौथा है येलो शिफ्ट। तो देखो येलो भी ग्रीन से इस तरफ है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, लेकिन स्टार अप्रोचिंग अर्थ से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा शिफ्ट पॉसिबल है? ओनली ब्लू शिफ्ट इज पॉसिबल। इट इज अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। 165 जी। हाँ हाँ, तब भी ठीक होता है। लाउड बोले प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि सन इज नॉट ग्रीन। सन में विजिबल, बता रहा हूं ना, सुन तो रहे, ये एपरेंट चेंज वगैरह आपको तब महसूस होते हैं जब आपको डिफरेंट कलर नजर आते हैं। जब वो हो रहे खबर जवाब खबर हो रहा तक यहां ग्रीन अलग है और सन आपको व्हाइट लाइट मिक्सचर ऑफ इन सब का आपको मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है? इन सब का आपको मिक्सचर मिलता है। मेरी बात समझ गए हैं? और दूसरी बात यह है, ये एक फैक्ट है, मिक्सचर मीन के वो व्हाइट लाइट है। और जब आपको व्हाइट लाइट नजर आ रही है, आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, उम्मीद है पढ़ा होगा, मैं सामने स्क्रीन पर, सुन ले प्लीज, सामने स्क्रीन पर वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो सब का मिक्स करके आपको एक इमेज दिखाता हूं। तो बताओ दैट इज ब्राइट ऑफ ब्लू कह सकते हो? नहीं। ब्राइट ऑफ रेड कह सकते हो? नहीं। वो तो सारे मिक्स होकर मेरे रेटिना पर एक व्हाइट लाइट बन रहा है। अब मैं उसके करीब जा रहा हूं या मैं उससे दूर जा रहा हूं, वो लाइट तो व्हाइट है और व्हाइट ही रहेगा क्योंकि मुझे सारे लाइट का मिक्सचर मिल रहा है। समझ गए हो ना? पोएट्री, जब सारे लाइट का मिक्सचर मिल रहा है तो वो करीब से मिले या दूर से मिले, दैट विल अपीयर व्हाइट। लेकिन जब आप इंडिविजुअल कलर देखो, एक चीज रेड है, रेड, अब वो व्हाइट नहीं है, ब्लू नहीं है, ग्रीन नहीं है, और उससे आने वाले लाइट की तरफ आप चेंजेस लाते हो तो वो आपके लिए अपीयर हो सकता है डिफरेंट। इट इज नॉट ओनली डॉपलर इफेक्ट बल्कि इट इज आल्सो कॉम्पटन्स इफेक्ट। ये कॉम्पटन्स इफेक्ट की तरह भी है। मेरी बात समझ गए हैं ना? कॉम्पटन्स इफेक्ट में भी हम नेचर ऑफ लाइट चेंज कर सकते हैं। फोटॉन, ब्लू फोटॉन को रेड फोटॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त है व्हेन द प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मीन वन कलर। तो आप सूरज की बात करें हो, सूरज से हमें व्हाइट लाइट मिलता है, मिक्सचर ऑफ ऑल मिलता है। तो मिक्सचर ऑफ ऑल दूर हो या करीब हो, दैट अपीयर व्हाइट। वो क्या होता है? बिल्कुल व्हाइट लाइट नहीं मिलता। आप अपीयर करें, अगर व्हाइट लाइट मिलता है तो रात को जब आप ऊपर देखोगे तो सारे तारे आपको सफेद नजर आने चाहिए, आपको ग्रीन नजर नहीं आते। ये क्या कह रही हैं? आप देखो नेचर से इनकार, आप सब गवाह रहे हैं, रात को तारे ग्रीन नजर आते हैं या व्हाइट नजर आते हैं? व्हाइट नजर आते हैं। सारे तारे व्हाइट नजर आते हैं। क्या बात है, मैं क्या कह सकता हूं? व्हाइट नजर आते हैं, सारे तारे व्हाइट नजर आते हैं। अब ये ना करें कि मैं मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर के वो दीवान खोलूं आपके लिए जिसमें हर शेर में सब तारे और ग्रीन स्टार्स, और इंग्लिश के नावल खोलूं जिसमें ग्रीन स्टार्स मेंशन हो। समझ गए हैं ना? ऐसा नहीं है। नहीं समझे हो, अल्लाह समझा देगा, मेरे बस की बात नहीं है। क्लियर? बाकी देख ले। अब एक और भी बात, 100 बातें हैं। ये सन है, बकौल इनके सर ये सन है, और हमारा ऑर्बिट जो है वो ऐसे होता है। तो यहां से हमें सूरज के लाइट का इमेज कुछ और मिलना चाहिए, और यहां मैं इसको समझाऊंगा, यहां से जब हम आते हैं तो ये कुछ और मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, ये अलग बात कि इसके पढ़े हुए आइडियाज ये खुद यूज नहीं कर सकती हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहां से यहां आने में जमाना लगता है। क्या लगता है? जमाना लगता है। गर्मियां जो है 1 सेकंड पहले सर्दियां और 1 सेकंड बाद गर्मियां नहीं होती कि आपको वो रिजल्ट अपीयर भी हो जाए। कुछ समझ आ गई है? यहां पर जब आप होते हो ना तो ये दिसंबर और जनवरी के महीने होते हैं, और यहां तक जब आप पहुंचते हो तो ये जून और जुलाई का महीना होता है, और जून और जुलाई के महीने तक ये मामूली चेंज डिटेक्टेबल ही नहीं होता। तो अगर मैं फर्ज भी कर लूं कि ये चेंज डिटेक्ट हो रहा है, मेरी बात समझ गए हो, चेंज आ भी रहा है बट यू कैन नॉट डिटेक्ट इट, आप ऐसा करें कि आज अपनी पिक्चर ले लें।
कल दोबारा अपनी पिक्चर ले लें, फिर परसों अपनी पिक्चर ले लें, फिर एक और पिक्चर ले लें, 10 साल तक मुसलसल पिक्चर लेते रहें, 10 साल तक ले लें और आप रोजाना का पिक्चर सेम पाएंगी। यानी आज का पिक्चर और कल के पिक्चर में आप फर्क नहीं करेंगे, लेकिन फिर 10 साल पहले का पिक्चर उठाए और 10 साल बाद का पिक्चर उठाए, यू विल गेट द रिजल्ट। मेरी बात समझ गए हो? तो यहां जो आप स्मूथली आते हो 6-7 महीनों में और आप सन को देखते हो तो आपको वो रिजल्ट एज अ होल डिटेक्ट नहीं होता। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझ गए हो ना? इसमें बेशक ये ऑन द स्पॉट नहीं होता, स्लोली होता है, बट वी हैव टू अप्लाई। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कहूं कि यहां पे शावर है और यहां कराची है, मेरी बात समझ गए हैं? यहां कराची है और मैं कहूं कि एक बंदा यहां से कराची तक 10,000 मीटर पर सेकेंड से भागा, तो बताओ वो कराची कितने टाइम में पहुंचेगा? तो आप यहां लाख दफा कहो कि सर ये तो रियली पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल रियली, क्योंकि एक बंदा 10,000 मीटर पर सेकंड से भाग ही नहीं सकता। ये पॉसिबल है या नहीं है, बट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इज समथिंग एल्स। मैंने आपके टेस्ट में क्वेश्चन पुट किया, आपका जी चाहे ना चाहे, आप ये कहो या ना कहो, आप लाख वहां खड़े हो जाए हॉल में और कहे सर ये गलत है, टेस्ट नहीं यूज कर रहा हूं, ये साल नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि दुनिया में कोई बंदा 10,000 मीटर पर सेकंड से भाग ही नहीं सकता। वो कहेगा आराम से बैठ जाओ। भाग सकता है या नहीं भाग सकता? मैंने कंडीशन दिया है, यू हैव टू सॉल्व इट। मेरी बात समझ गए हो? सो स्टार, सुनिएगा, ये स्टार हमारी तरफ आ रहा है, हमें वो ग्रीन से ब्लू नजर आता है रियल या नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि जो अप्रोच है वो बहुत रेयर है, इसमें महीनों का और सालों का फर्क है, टाइम इंटरवल का। और जो शिफ्ट आते हैं वो एब्रप्ट होते हैं कि अभी मेरे सामने वो आ रहा है और अभी पल भर में वो ग्रीन से रेड हुआ या रेड से ब्लू हुआ, ब्लू से वायलेट हुआ या वायलेट से इंडिगो हुआ। जब एब्रप्ट चेंज आएगा वी विल डिटेक्ट इट। जब इतना स्लोली चेंज आएगा वी कैन नॉट। कैन यू डिटेक्ट योर ग्रोथ? वाई? इट इज स्लो, इट इज स्लो। अब क्या मैं ये मान लूं कि इसमें हमें चेंज नहीं आता? क्या मैं मान लूं कि मैं 20 साल पहले और 20 साल बाद एक जैसा होता हूं? क्या मुमकिन है? बट वी कैन नॉट डिटेक्ट डेली, पर सेकंड हमें चेंज आता है। सो जब नहीं अपेयर होता आपकी सर्दियों और गर्मियों में, तो इट मीन कि इट इज अ स्लो प्रोसेस। 6-6, 8-8 महीनों बाद ये सिचुएशन बदलती है। और आप डेली उसको कैसे देख सकते हो कि सर मैं यहां बैठी हूं और मैं सूरज को देख रही हूं और मैं तो इसके करीब जा रही हूं, तो ये क्यों रंग नहीं बदल रहा? बिकॉज इट इज अ स्लो प्रोसेस and impossible for us to detect. The change is minor in a huge time. कुछ समझ आ गई है? एक हो गई बात। अब आपका दिल चाहे या ना चाहे, ये प्रैक्टिकल हो या ना हो, ये हमने कयामत तक ऐसा नहीं देख सकता कि एक बंदा पेशावर से कराची तक भागे। हमें मालूम करना पड़ेगा कि T is equal to S/V, कराची और पेशावर के दरमियान 16,000 मीटर का डिस्टेंस है और मैं इसको 10,000 पे डिवाइड करूंगा, चाहे वो मुझे नजर आए या ना आए। आई हैव टू सॉल्व इट एंड आई हैव टू प्रोवाइड द आंसर। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, यहां पर डेटा है एंड थ्योरेटिकल आई हैव टू सॉल्व इट, चाहे रियली वो डिटेक्ट हो रहा है या डिटेक्ट। समझ आ गई है? क्लियर हो गई बात? अब आगे जा सकते हैं। तो बखुदे टिक की खैर देखा, रिपीटर होने ही का नाम, रिपीटर ये पकी ज्यादातर का ना। अच्छा खैर है, कोई बात नहीं। फ्रेशर हम जानते हैं जनाब, हमें आपके माथे पे जो लकीरें बनी है ना, उन लकीरों से भी खुदा कसम हम 70% अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके आने वाले अंजाम क्या होते हैं। आप यकीन करें, हम गेस कर सकते हैं। जमाना हो गया भाई इस फील्ड से वाबस्ता हुए, इस तरह के मुरझाए हुए चेहरे देखकर और इस तरह के लोग कॉन्फिडेंस वाले देखकर हम यकीन करें, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आज से 2 साल के बाद तुम्हारा ये हाल होगा, आज से 2 साल के बाद तुम्हारा ये हाल होगा। समझ गए हो? रिपीटर जो होते हैं आगवी रुन पमूगी योजल प्रूजी पुख्तानवाई का ना, रुन पमूगी यानी अंधा जो है वो एक बार ठोकर खाता है, एक जगह पे वो एक बार ठोकर खाता है, दूसरी बार उसे पता चल जाता है, दूसरी बार उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ है, मुझे यहाँ पे एहतियात करनी है, वो ठोकर नहीं खाता। तो रिपीटर में जो खुदा ना खासा दूसरी बार भी गिर जाए ना, तो वो वही होते हैं जो या बेचारे गलतफहमियों का शिकार होते हैं या वो खुशफहमियों का शिकार होते हैं। समझ गए हो ना? क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं, कसम से ये आपको कामयाबी से हमेशा दूर रखेंगी। समझ गए? कभी भी ये गुमान अपने अंदर मत रखना कि मुझे सब कुछ आता है। जब एक स्टूडेंट ये समझता है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है एंड आई कैन क्वालिफाई द टेस्ट, आप यकीन करें वो मुंह के बल बहुत खतरनाक तरीके से गिरता है। समझ गए हो ना? और कभी भी इस गलत फहमी में भी मत रहना कि मुझे कुछ नहीं आता और मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है और ये बहुत कम है और लोगों ने दिन रात एक किया हुआ है और वो देखो 24 घंटों में 25 घंटे पढ़ता है और मैं जो हूं मैंने तो अभी 2 घंटे भी नहीं पढ़ा। वैसे मिसाल दे रहा हूं,
तो ये सारी गलतफहमियां है। अपने आप को कमतर भी ना समझो और अपने आप को बरतर भी ना समझो, ये दोनों यकीन करें आपको सक्सेस से दूर रखती हैं। क्लियर? अपने आप को सेटिस्फाई रखो और अपने आप से कहो कि भाई टेस्ट में एक पार्टिकुलर बाउंड्री से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आता, और अगर उस बाउंड्री से बाहर एक सवाल आ गया तो वो सिर्फ मेरे लिए, इनके लिए नहीं होगा। ये इसलिए ना घबराए क्योंकि वो आप सबके लिए होगा, आप सबके लिए नहीं, केपी में बैठे हुए इस वक्त 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा उन सबके लिए होगा। तो जो बाउंड्री से बाहर है वो आपको नुकसान नहीं देता, एक आध क्वेश्चन अगर होगा, और जो बाउंड्री से कम अंदर है वो मैं कर सकता हूं। समझ आ गई है? आप कहें उसके लिए मैंने काफी मेहनत की है एंड आई कैन डू इट। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल लीड यू टू सक्सेस इंशाल्लाह। क्लियर? कोई बात नहीं, खैर इंसान तजुर्बात से सीखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 165 dear students. And question number 165, a stationary wave has frequency 165 Hz. Speed of sound in air is 330. Distance between two consecutive nodes. अच्छा, दो consecutive node के दरमियान हमें distance चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए? हमें lambda नहीं चाहिए, हमें lambda बाय, तो पहले lambda मालूम करो, and lambda होता है f बाय v, v बाय f होता है, v बाय f। स्पीड कितना है डियर स्टूडेंट? स्पीड है 1 नहीं 330 है, और फ्रीक्वेंसी 165, तो वेवलेंथ कितना बनता है? लिहाजा lambda by 2 मीन 2 by 2 मीन द आंसर इज 1 मीटर। 1 मीटर इसका आंसर होगा। और 166 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसीक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिराइव्ड है। 167, which quantity increases the most when a sphere is heated? बताएं। वॉल्यूम। वजह क्योंकि एक है रेडियस, एक है रेडियस के बाद है वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, और एक है सरकमफ्रेंस, तो आसान है जनाब, और एक है सरफेस यानी एरिया, सरफेस मींस एरिया। अब देखें रेडियस में सिर्फ एक बार आर आता है, वॉल्यूम 4/3 पाई और आर क्यूब है, इसमें 3 बार आर आता है, और सरकमफ्रेंस 2 पाई, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ स्फीयर है ना, तो ये 2 पाई आर नहीं है, 4 पाई आर है राउंड अबाउट, 4 पाई आर राउंड अबाउट है, और ये एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर। अलगर्ज कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन किस चीज में हुई है? वॉल्यूम में, और एक्सपेंशन से रेडियस बढ़ता है, तो जब जिसमें एक बार रेडियस हो वो कम बढ़ेगा, जिसमें 2 बार रेडियस हो वो ज्यादा बढ़ेगा, और जिसमें 3 बार रेडियस हो वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। इट मीन सबसे ज्यादा इंक्रीज किस चीज में आएगा? वॉल्यूम में। तो मैक्सिमम इंक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट जो है 168, और 168 क्या है? द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज सेम एज दैट ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर, और मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट सेम है, और दोनों का यूनिट है जाउल पर मोल पर केल्विन। जानते हो ना, जाउल पर मोल पर केल्विन दोनों का यूनिट है। 169 डियर स्टूडेंट, 169 हमारे पास है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन इज, देखो डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक एक चीज चेंज करेंगे। एडियाबैटिक को देखकर हमने ये हटाया, जीरो का ना, कि एडियाबैटिक को ये तो जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल टू, अब डेल्टा यू अपनी जगह पर और डेल्टा डब्ल्यू अपनी जगह पर, ओरिजिनल कंप्रेशन है, आप साथ देंगे। कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है तो वर्क डन क्या होगा? माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा। एग्री? अब माइनस डेल्टा डब्ल्यू इसको इस तरफ लेके आओगे, क्या होगा? शाबाश बताएं। तो आप कहोगे द एक्चुअल आंसर इज, ऐसा कर ले, इसको इस तरफ ले आए तो ज्यादा बेहतर होगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। समझ गए हो? अब ये माइनस डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू, देखो इसके साथ क्या है? माइनस, और माइनस मीन के इट शोज व्हाट? कंप्रेशन, और प्लस क्यों है? समझा दे मुझे, ये प्लस क्यों है? इसमें इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? प्रैक्टिकली बता सकते हो कैसे आएगा? गोरावर्ता, ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, ओके, सिस्टम अपनी जगह पे है, ये पिस्टन है। पहली बात के प्रोसेस एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मीन के मैं इनको ब्लॉक्स में बंद कर देता हूं कि यहां से हीट का आना जाना मुकम्मल तौर पर ममनू है, नहीं जा सकता। फिर अचानक मैंने पिस्टन को धक्का दिया, नीचे कर दिया, मैंने पिस्टन को धक्का देकर नीचे फेंक दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन वॉल्यूम, जैसा चेंज इन वॉल्यूम वैसा वर्क, डिक्रीज इन वॉल्यूम मीन के वर्क मस्ट बी नेगेटिव। अब बताएं एक्सपेंशन काजेस कूलिंग, तो कंट्रैक्शन काजेस हीटिंग, और हीटिंग में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? और टेम्परेचर ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी में भी, इसीलिए डेल्टा यू के साथ क्या आना चाहिए?
डेल्टा यू के साथ पॉजिटिव आना चाहिए और डेल्टा डब्ल्यू के साथ नेगेटिव। छोटा सा एक कंफ्यूजन इसमें है और वो ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ है, इस न्यू के साथ नहीं है। अक्सर ये सुनने में आया है कि अगर इसके साथ प्लस हो ये नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव इसका है और ये पॉजिटिव इसका है। ये कॉन्सेप्ट था नहीं है। वाई इसमें फ्लॉज है। फ्लॉज क्या है? अगर अपोजिट साइड का साइन हो एक दूसरे का, मैं मान लेता हूं, बस फिर मुझे जस्टिफिकेशन दे दें। व्हेन देयर आर थ्री क्वांटिटीज बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी, अब जब लेफ्ट वाले का साइन राइट पे होता है और राइट वाले का साइन लेफ्ट पर होता है, तो गौर से देखिएगा यहां ए के साथ कितने साइन है? कितने साइन है? 1। और यहां कितने क्वांटिटीज है? चलो मैं मान लेता हूं कि बी भी पॉजिटिव बन गया और सी भी। अब बताओ लेफ्ट साइड पे कितने क्वांटिटीज हैं, लेकिन राइट साइड पे साइंस कितने हैं? 2। और मजे की बात यह है कि एक पास सेकंड, अब बताओ मुझे ए पॉजिटिव लोग या ए नेगेटिव लोग? दोनों कैसे एट अ टाइम दोनों कैसे हो सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। ए यहां पर आकर डियर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट जो है ये रिमूव हुआ। ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में कि ये साइन इसका और ये साइन इसका होगा, क्योंकि राइट साइड पे अगर दो क्वांटिटीज हो गए और दोनों का साइन उल्टा हो गया तो फिर ए पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। क्या ये मुमकिन है? अगर ए रिप्रेजेंट्स डेल्टा यू, ए रिप्रेजेंट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज भी हो गई और एक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज भी हो गई? इट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन या सिर्फ इंक्रीज होगा या सिर्फ अगर ए डेल्टा क्यू हो, क्या हो? डेल्टा क्यू। और मैं कहूं पॉजिटिव भी है नेगेटिव, तो क्या ये हो सकता है कि एक प्रोसेस में सिस्टम ने हीट ले भी लिया और दे भी दिया? इज इट पॉसिबल? या वो हीट गेन करेगा या वो हीट लॉस करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के होते हुए हम इस बात पे मजबूर हैं कि जो साइन हम यूज करेंगे, जिस क्वांटिटी के साथ जो साइन होगा वो उसी का होगा। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। फाइंड फर्स्ट लॉ फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन। जब आपने कहा एडियाबेटिक है और साथ में कहा कंप्रेशन है, तो एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू नहीं होगा। जब डेल्टा क्यू नहीं होगा तो एक तरफ डेल्टा यू होगा और एक तरफ डेल्टा, और दोनों के दरमियान इक्विलिटी होगा। वो तो मैंने पहले बताया। अब किसके साथ पॉजिटिव किसके साथ नेगेटिव लगाना है? मैं खुद इससे एग्री हूं कि कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर का इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डिक्रीज इन वॉल्यूम का वर्क नेगेटिव होगा, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? इसमें सिर्फ वही बंदा आप में से बैठा हुआ वो इंकार करेगा कि सर ये पॉजिटिव इसका है और ये नेगेटिव मैंने कहा। फिर वो मुझे पहले उसका आंसर दे, मैं उनका ये आंसर मान लूंगा। समझ गए हो? फिर वो मुझे एक्सप्लेन करके दे कि यहाँ ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि बैक वक्त ए या सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होगा। सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट जॉइन। जी बोलिए। हाँ ये खत्म है, सही बात है, खत्म है। थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 170 डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देखो फर्स्ट लॉ का आइसोथर्मल फॉर्म क्या होगा? बहुत आसान है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर 0 तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी। इसका मतलब है कि डेल्टा यू नहीं होगा तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू बराबर होंगे, लिहाजा एक तरफ डेल्टा क्यू होगा और एक तरफ डेल्टा डब्ल्यू। अब आते हैं एक्सपेंशन की बात करते हैं। माता गोरी खाना, एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज तो वर्क पॉजिटिव और वर्क पॉजिटिव तो प्लस डब्ल्यू। अब क्यू के साथ प्लस होगा या माइनस होगा वो आप मेरा साथ देंगे और प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं, फिर मान लेते हैं। ये सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम में आपने कसम खाई है कि मैंने इसका टेम्परेचर हर हाल में क्या रखना है, क्योंकि आइसोथर्मल मीन टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन साथ में कहा है कि आपने इस सिस्टम को क्या करना है? एक्सपेंड करना है ना। अच्छा आपने एक्सपेंशन किया, ये पीछे चला गया और एक्सपेंशन की वजह से वर्क के साथ पॉजिटिव आया। लेकिन आप जानते हैं कि एक्सपेंशन से क्या पैदा होता है और कूलिंग टेम्परेचर को क्या करेगा, और इस कमी को कांस्टेंट करने के लिए बाहर से हीट अंदर, और जब बाहर से हीट अंदर आता है तो ये हीट गेन है, हीट लॉस, और हीट गेन के साथ क्या लगता है? पॉजिटिव। इट मीन के यहां इसके साथ भी क्या होना चाहिए? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों के साथ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब एक एक ऑप्शन देखें। क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। 170 में करेक्ट ऑप्शन बी है। 171 डियर स्टूडेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन वन कंप्लीट। अगर डिस्टेंस होता
तो फुल वाइब्रेशन में 4a होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। डिस्टेंस 4a, डिस्प्लेसमेंट 0। करेक्ट ऑप्शन है डी 172 माय डियर स्टूडेंट। एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, a और x एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं सिंपल में, और अपोजिट मीन के द एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री खाना। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, शाबाश किसी ने 45 लिया? 45 इसका कंडीशन है, समझ गए हो ना? 173 मैक्सिमम रेंज की दो बातें हैं, एक उसकी कंडीशन है और एक उसकी वैल्यू है। कंडीशन ये है कि एंगल क्या होना चाहिए, और वैल्यू है वी स्क्वायर डिवाइड बाय, तो आपसे वैल्यू मांगी है, आपसे कंडीशन नहीं मांगा। वी स्क्वायर बाय जी, ऑप्शन सी सही है। 174 डियर स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप एंड लेंथ आर सेम। तो आप जानते हैं एक होता है V बाय 2L और एक होता है V बाय 4L। तो V बाय 2L मल्टीप्लाई बाय 4L बाय V, L V कैंसल 2:1। अगर ओपन वर्सेस क्लोज है तो 2:1, क्लोज वर्सेस ओपन है तो 1:2। तो ये है ऑप्शन बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, एंड 175 जो है वो क्या है? सुपुई पदी बांधी 175, the distance covered by the wave during one period is called, the 175 distance, the distance covered by the wave during one time period, by one time period में one wave होता है, और one wave is equal to wavelength, किसके बराबर होता है? wavelength। टू टाइम पीरियड में टू वेव्स होते हैं तो डबल ऑफ wavelength, तो इट मीन करेक्ट ऑप्शन बी। 176 लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि स्पीड ऑफ फ्लो इन अ पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ पाइप। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। आप A1 इस तरफ ले जाएं तो इट मीन के V1 इज इक्वल टू A2 V2 डिवाइड बाय A1। आप देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? इनवर्स है। फिर ये जो लॉजिक है वो देख ले जल्दी जल्दी प्लीज। लॉजिकल के जो जी बोले, स्पीड है भाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में स्पीड था, स्पीड है। द स्पीड इज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब था द इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड एरिया। अगर पाइप का एरिया ज्यादा होगा तो उसमें पानी स्लोली जाएगा, और तंग पाइप में पानी तेज जाता है।